नमस्कार, प्रदेश 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के तबादलों पर तलब की है रिपोर्ट। बड़ी जानकारी, तबादलों के अंदर जो तबादला नीति है उसका पालन नहीं किया गया, ये ब्रजेश पाठक की ओर से कहा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को एक कड़ा पत्र जो जारी किया था वो सामने आया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने ये अब रिपोर्ट तलब की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अपर मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा गया है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तबादलों में तबादला नीति का पालन नहीं किया गया, ये बात उन्होंने कही। और ज्यादा जानकारी शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता देंगे। शैलेश, थोड़ा समझाएं कि कहां पर ये गड़बड़ी पाई गई और क्या हुआ है, क्या कहा गया है इस लेटर में, इस पत्र में बाकायदा। अनु देखिए, अभी 30 जून तक पूरा तबादला जो पूरे प्रदेश में हुए तबादले में उनका समय था और 30 जून तक जो तबादले हुए उसके बाद तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। और इन्हीं में डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनकी जानकारी में ये भी आया कि जो तबादले किए गए उनमें ट्रांसफर पॉलिसी का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है और तबादलों में कहीं ना कहीं फेल हुआ है, बड़ा खेल। तो उसी को लेकर उन्होंने पूरी रिपोर्ट तलब की। अगर बड़े पॉइंट जो सवाल उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से पूछे उनकी बात करें तो वो ये है कि जिन लोगों के तबादले किए गए उन सबकी रिपोर्ट मांगिए कि किस आधार पर किए गए, उसका पूरा कारण बताइए, एक एक तबादले की वजह बताइए कि आपने किस आधार पर वो तबादला किया, क्या वो तबादला नीति में आता था या नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज जो पूछी वो ये कि जिन जिलों जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा वो ये उठा कि लखनऊ समेत जो तमाम महानगर है वहां पर जो बड़े बड़े अस्पताल है, पहले से देखिए डॉक्टर की कमी है, लखनऊ में भी जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर्स है उनकी कमी है। तो ऐसे में ये सवाल किया है डिप्टी सीएम ने कि यहाँ से ऐसे जिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ट्रांसफर किया उसकी जगह ये शिकायत मिली है कि दूसरे डॉक्टर्स को भेजा ही नहीं किया, जबकि लखनऊ राजधानी है, दूसरी जगह से यहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में उसकी फिर क्या व्यवस्था आपने की है, ये भी सवाल उन्होंने किया, जवाब मांगा। इसके अलावा एक बड़ी चीज जिसका जवाब देने में बसीरें छूट जाएंगी, देखिए ये पूछा है कि जिन डॉक्टर्स का आपने तबादला किया है उन्होंने जितना समय उस जगह बिताया था, अब वर्तमान में जिनका तबादला नहीं हुआ वहाँ है कि उनमें कोई ऐसा तो नहीं जो उनसे भी ज्यादा समय से टिका हो, लेकिन आपने उस पर तो मेहरबानी कर दी और जो उससे कम समय बिताया था उसको आपने तबादला कर दिया, यानी चाहे तो को फायदा पहुंचा दिया, चाहे तबादला करके या फिर उसका तबादला ना होने दिया, ऐसा करके। तो ये वो सवाल है, चुभते हुए सवाल है जो डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव से पूछे हैं, उनसे पूरी रिपोर्ट तलब कर दी है इस मामलों को लेकर। और देखिए निश्चित रूप से ये वो सवाल है जिसका जवाब देने में फकीरें छूट जाएंगी। बिल्कुल भारी पड़ेगा इसका जवाब देना। शैलेश, ये भी बताएं कि क्या कोई मियाद भी तय है, कब तक जवाब देना है? पत्र में फिलहाल डेडलाइन ऐसी नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जल्द से जल्द इसका पूरा जवाब रिपोर्ट के साथ दिया जाए। और निश्चित रूप से ये मान कर चलिए कि इसका जवाब एक तरह से पहचान मांगने वाली स्थिति है कि आप जितनी जल्दी संभव हो रिपोर्ट लीजिए एक एक तबादले की और उसके बाद रिपोर्ट उसकी डिप्टी सीएम को सौंपिए। लेकिन निश्चित रूप से रिपोर्ट तैयार करने में देखिए कुछ वक्त जरूर लगेगा और कहने के लिए अधिकारियों को, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ट्रांसपेरेंट तबादले होंगे तो वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर तबादले की रिपोर्ट तो पहले से तैयार होगी कि भाई किस आधार पे तबादला है। और यही देखना होगा जवाब में क्या इसकी सच्चाई निकल कर आती है। शैलेश, शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री ये समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जो कुछ खामियां मिल रही हैं उन्हें भी चिन्हित कर निर्देश दे रहे हैं और अब ये रिपोर्ट तलब की गई है। बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। 4 बड़े चुनावों में हार के बाद अखिलेश यादव ने अब चारों खाने चित पड़ी समाजवादी पार्टी की ओवरहॉलिंग करने की ठान ली है। इसी के तहत बड़ा फैसला लेते हुए अखिलेश यादव ने रविवार को समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया था और अब मंगलवार से समाजवादी पार्टी में नई ऊर्जा भरने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत ये पार्टी करने जा रही है। अखिलेश यादव एक तरफ समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वे समाजवादी पार्टी में संगठन स्तर पर नीचे से ऊपर तक बदलाव भी करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के संगठन में बड़े फेरबदल की संभावना उसी वक्त से जताई जा रही थी जब विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का गढ़ गंवाने के बाद अखिलेश यादव ने आखिरकार पार्टी के मेकओवर की शुरुआत कर दी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक मिलती जा रही हार के बाद निष्क्रिय सी दिख रही इस संगठन को सक्रिय करना अब अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है और इसके लिए अब अखिलेश यादव ने कदम उठा लिए हैं।
आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव के जब नतीजे सामने आए तो अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया। चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या फिर राज्य की कार्यकारिणी, हर एक प्रकोष्ठ को भी अखिलेश यादव ने भंग कर दिया और अब तैयारी है कि संगठन में बड़े फेरबदल किए जाएं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पार्टी की सारी इकाइयों को भंग किया है, उसके जरिए अब एक संदेश अखिलेश यादव ने ये देने की कोशिश की है कि जो लोग पार्टी में ठीक ढंग से काम करेंगे उन्हें पार्टी सही जगह पर सही काम देगी, लेकिन जो पार्टी में रहकर भी ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी करेगी। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अखिलेश यादव पूरी तरह समाजवादी पार्टी के कायाकल्प की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि उनके सामने 2024 का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इसके अलावा जिला स्तरीय कार्यकारिणी, महानगर कार्यकारिणी, विधानसभा क्षेत्र संगठन, ब्लॉक स्तरीय संगठन, लोहिया वाहिनी, समाजवादी युवजन सभा, साथ ही समाजवादी छात्र सभा और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड तक को भंग कर दिया गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर की बहुचर्चित और भव्य मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बनवाने के लिए पैसा कहां से आया? आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए कहां से और कैसे फंड इकट्ठा किया और उसका लेन देन कैसे हुआ? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए अब सपा विधायक की पत्नी और उनके बेटे को जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना होगा। महज 45 दिन ही गुजरे, आजम खान पूरे 27 महीनों के बाद जेल से बाहर आए, लेकिन एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तजीम को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीखों पर दोनों को राजधानी लखनऊ में मौजूद ईडी के जोनल मुख्यालय में बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर फंड जुटाने और ट्रांसफर किए गए रुपए को लेकर पूछताछ हो सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम के खिलाफ ईडी ने 1 अगस्त 2019 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जेल में बंद होने के दौरान 20 सितंबर 2021 को ईडी की टीम ने सीतापुर जेल में 2 दिन तक गहन पूछताछ भी की थी। साथ ही रामपुर जाकर वित्तीय गड़बड़ियों की जांच भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में आज पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। विजयवाड़ा में पीएम के हेलीकॉप्टर की दिशा में काले रंग के गुब्बारे उड़ते देखे गए, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे छोड़े, जिसे लेकर मामला भी अब दर्ज किया गया है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने काले गुब्बारे दिखाकर पीएम मोदी का विरोध करने का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया था। तस्वीर आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि किस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने ये काले गुब्बारे छोड़े थे विरोध स्वरूप और अब इन 3 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये आम महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर देश की तुलना में लगभग 2 गुने के बराबर है। अमीर हो या फिर गरीब, प्रत्येक की पहुंच आम तक है और नाम ही ऐसा है जिसने हर एक के लिए अपने आप को सुलभ किया है। लखनऊ में ये आम महोत्सव शुरू हुआ है। आम की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर उत्तर प्रदेश का वासी आम के गुणों से भली भांति अवगत है। आम की बात होती है तो
जब वो छोटा होता है उस समय से लेकर के चटनी से लेकर के अचार से लेकर के उसका मुरब्बा हो या फिर आम रस की बात हो या फिर पके हुए आम को खाने का अपना आनंद, अपने आप में हर व्यक्ति को एक पूर्ण आहार प्रदान करता है आम। अनेक प्रकार के विटामिन का यह स्रोत भी है। और चलिए अब बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद की, जिसमें एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञानव्यापी मामले में 51 बिंदुओं पर सुनवाई हुई और अब इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट ने 12 जुलाई को रखी है। 12 जुलाई को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में आज 51 बिंदुओं पर बहस हुई और अब 12 जुलाई का इंतजार है, जब मुस्लिम पक्ष फिर से कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगा। तो वादी राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ जी पहुंच गए हैं, आ भी गए और आज कोर्ट रूम में मौजूद भी थे। तो हुआ क्या आज और तारीख कौन सी? देखिए, एज ए प्लेंट की रीडिंग जो अंजुमन इंतजामिया पक्ष कर रहा था, आज वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद में उन्होंने समय मांगा अंजुमन इंतजामिया पक्ष ने कि हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की जो आर्गूमेंट है उसके लिए एक डेट प्रपोज की जाए, शेड्यूल की जाए। उनका कहना था कि परसों के लिए रख दीजिए। राखी सिंह की तरफ से हमें जो राखी सिंह से अतिरिक्त 4 वादियाँ, उनके अधिवक्ताओं का कहना था कि परसों के लिए ना रखिए, कल का हमारा दिन वेस्ट हो जाएगा। इस आधार पर 12 जुलाई की डेट को अनडिस्प्यूटेडली रखा गया है, दोनों तरफ की सहमति से। 12 जुलाई को सुनवाई होगी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के आर्गूमेंट को लेकर के अपने आर्गूमेंट पेश करेगा अंजुमन इंतजामिया पक्ष। अगर वो कंटिन्यू करता है, कंप्लीट करता है, कंक्लूड कर देता है, तो राखी सिंह की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जितने भी प्रोविजन ये लेकर के आ रहे हैं कि इसमें बार्ड है, बेसलेस है, फ्रिवलेस है, उन सबको आंसर करेंगे राखी सिंह की तरफ से हम। तो आज कोर्ट रूम में सिर्फ बहस ही हुई या एक सूचना और थी कि जो यहाँ के जिला जज हैं उन्होंने जो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं उनके हॉट टॉक पे कहीं ना कहीं कुछ अपनी एक आपत्ति जताई? क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। कुछ लोगों ने इस तरह से मैसेज अगर कर भी दिया है कोर्ट रूम के अंदर से बाहर मीडिया को किया है, वो गलत है। मीडिया कर्मियों को जो है ये गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। अब आगे की तैयारी क्या शिवम जी, हम ये जानना चाहेंगे। आगे की तैयारी हमारी स्पष्ट है। राखी सिंह का स्टैंड है, क्लियर है। राखी सिंह के वकीलों का स्टैंड क्लियर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये केस बार नहीं है, रिजेक्शन नहीं हो सकता। ये हमारी आर्गूमेंट होगी। इसके सपोर्ट में जो साइटेशन होंगे, जजमेंट्स होंगे, वो हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। इधर ज्ञानव्यापी मामले पर आज हुई सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, ये भी सुनिए। पूरे दावे के मुताबिक जितना था उस पर आज दावा पूरा खत्म कर दिया गया। दावे में जितने पॉइंट उठाए गए थे सारे पॉइंट का विधिवत एक एक करके उसका उत्तर दे दिया गया। उसमें क्या कमियां थी ये बता दी गई, इन आधारों पर ये मुकदमा नहीं चल सकता ये बता दिया गया, और क्या रिलीफ थी, रिलीफ इनकी यहाँ पर चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये बता दिया गया। ये मुकदमा किस एक्ट पर है, कैसे है, वो एक्ट यहाँ चल पाएगा नहीं चल पाएगा वो बताया गया। और इस तरह करके आज पूरे दावे उनके जो है वो फिनिश कर दिए गए हैं। अब इस पर जो लॉ पॉइंट और बचे हुए हैं और जो इस पर कोर्ट की जो फाइंडिंग वगैरह है वो नेक्स्ट डेट 12 तारीख को दी जाएगी। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। खबर गोंडा से है, जहां पर शासन के निर्देश पर अवैध कब्जे के खिलाफ शासन का एक बार फिर से कार्रवाई रूप देखने को मिला है। इसमें नजूल की जमीन, तालाब, ग्राम समाज और सरकारी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण को लगातार प्रशासन का बुलडोजर ढहा रहा है। आज गोंडा कर्नलगंज नगर में अवैध कब्जे हटाकर अवैध कब्जों पर बुलडोजर ने कार्रवाई करते हुए 2 मकानों को निस्तेनाबूद कर दिया है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में नजूल की जमीन पर अवैध कब्जे के दायरे में बने घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जहां जहां कब्जा किया गया था उसे अब ढहा दिया गया है। वहीं फर्रुखाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। आज शहर के यहां सुतहट्टी बाजार में लगभग 200 साल पुराने जर्जर मकान को नगर पालिका के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। जर्जर भवन होने के चलते किसी भी समय गिरने से कोई दुर्घटना हो सकती थी, जिसके चलते नगर पालिका ने मकान में रहने वाले लोगों को नोटिस देकर मकान खाली करने के आदेश दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहां एक पुराने मकान को आज गिरा दिया गया।
संभावित था कि ये मकान इतना जर्जर है, इतना पुराना है कि कभी भी ये गिर सकता है और इससे कोई बड़ा हादसा, दुर्घटना हो सकती है। 200 साल पुराना ये मकान था, जहां इसके बाबत एक नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जब इस मकान को नहीं गिराया गया उसके बाद खुद प्रशासन यहां पहुंचा और 200 साल पुराने मकान को ध्वस्त कर दिया। और अब खबर बरेली से। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में मर्डर के आरोपी जिशान नाम के एक शख्स पर पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि बर्थडे वाले दिन जिशान ने अपने साथियों के साथ सनी की पीटकर हत्या कर दी। पुलिस इस हत्याकांड में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मर्डर के आरोपी के होटल पर ये बुलडोजर चला है। बरेली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब बात सहारनपुर की, जहां पर खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। सहारनपुर से पॉश कॉलोनी में हाजी इकबाल की कोठी पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शहर की पॉश कॉलोनी में मौजूद खनन माफिया हाजी इकबाल के आलीशान मकान को बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मानसूनी आपदा को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन प्लान बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने 30 सितंबर 2022 तक राज्य में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पर्वतीय जिलों में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है। बता दें कि अगले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए भारी रहने वाले हैं, जहां भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और इस बाबत अगले 3 महीने तक अब कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मानसून आने पर उत्तराखंड में कई ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें हम देख चुके हैं, जिसमें केदारनाथ की आपदा भी एक बड़े ही विकराल रूप में देखने को मिली थी। और ऐसे में अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो अधिकारी और कर्मचारी समन्वय बनाने के लिए मौजूद रहें। इस बाबत छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी नहीं मिलेगी, यानी कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तभी अधिकारी और कर्मचारियों को छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होगी। 3 महीने तक के लिए इन छुट्टियों को रद्द किया गया है। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 और 6 जुलाई को गढ़वाल और 7 और 8 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी और कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 29 जून को उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी। तभी से लगातार मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश बरस रही है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट अगले 4 दिनों के लिए है। 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुट हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है, और अंदर में मैं कहूँगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुट हिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूँगा हैवी से वेरी हैवी रेंज है, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल और परसों 5 और 6 तारीख में वो देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें भी हैवी रेंज की एक आध वहाँ पर भी चांसेस है। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसा जो प्रिडिक्शन है उस तरह बहुत ज़्यादा हैवी या इस तरह का नहीं दिखा रहा है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश तो जारी रहेगी और मिलेगी। बारिश की वजह से पहाड़ में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। टिहरी में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। जरा सोचिए, अगर इन ग्रामीणों के साथ कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तस्वीरें टिहरी के पालगंगा इलाके की हैं। नदी पर पुल नहीं है, इसलिए ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ पे नई सड़क का निर्माण हुआ है, जो परसों की बरसात के कारण से सड़क पूरी तरह से बह गई है और वहाँ से लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और लोग नदी में ऐसे अपनी छलांग लगा करके पार कर रहे हैं, जबकि पुल बना हुआ, वो पुल का रास्ता भी कट गया है। लेकिन वहाँ पे ग्रामीणों को इतनी दिक्कत हो रही है कि उनका आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये ग्रामीण इस चट्टान के सहारे किसी तरह से नदी पार कर रहे हैं, मगर इसमें जोखिम भी है।
अगर पैर फिसला तो ये लोग सीधे इस नदी में जाकर गिरेंगे। नदी का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही के बनाए गए पुल पानी में डूब गए हैं। ऐसे में ग्रामीण पहले तो पेड़ के सहारे कुछ दूरी तय करते हैं, फिर चट्टान को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, मगर इनकी इस कोशिश में भी बेहद जोखिम है। मगर ग्रामीण आखिरकार करें भी तो क्या करें। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।